टेम्परेचर का ऐसा यूनिट मैंने क्या बताया, केल्विन बताया। टेम्परेचर होता क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होता है। टेम्परेचर स्केल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है और केल्विन स्केल है। सिंबल की बात करें तो सेल्सियस का मतलब डिग्री सी, फ़ारेनहाइट का मतलब डिग्री एफ और केल्विन का मतलब केल्विन। अगर सेल्सियस में आपको फ्रीजिंग पॉइंट याद रखना है 0 डिग्री सी होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं केल्विन की बात करूं तो केल्विन में 273 केल्विन और 373 केल्विन। अब देखो ज़्यादातर न्यूमेरिकल में जो टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, तो अगर आपको सेल्सियस दिया रहेगा तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे तो हमारा सेल्सियस टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन टेम्परेचर में। उसके बाद अगर मान लो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, तो न्यूमेरिकल के लिए चेंज इन स्केल का अगर क्वेश्चन आएगा, मान लो फ़ारेनहाइट बोल दिया तो सेल्सियस में कहेगा कितना होगा, तो ये रिलेशन याद होना चाहिए, C बराबर 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसके बाद आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। अगर स्केल में इसका रिलेशन खोजे तो C का मतलब सेल्सियस में है, इसका लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 0, तो C माइनस 0, अपर कितना था 100 माइनस 0 बराबर। केल्विन की बात करें तो केल्विन माइनस लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। वैसे ही फ़ारेनहाइट माइनस लोअर पॉइंट, अपर माइनस लोअर कर देंगे। अगर मान लो कि कोई दूसरा फैक्टर दिया x, यहाँ पर कोई दूसरा स्केल बना के दे दिया, ज़्यादातर अगर नीट में पूछा है तो आपको ये रिलेशन ना देके कोई दूसरा स्केल अपने आप बनवाएगा। तो उस केस में मान लो ये स्केल x है तो उसमें जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट दिया रहेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोगे, उसका जो अपर वैल्यू दिया रहेगा अपर वैल्यू में से उसको लोअर वैल्यू को माइनस कर दोगे। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है तो मैं लाया हूँ, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, उस समय समझ में आएगा। ग्राफ अगर माइंड में रखना है तो ये ग्राफ माइंड में रख सकते हो कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन आता है। तो 3 टाइप का थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है आपको, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर मैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात करूं तो मान लो कि एक रॉड है जिसका लेंथ शुरू में L0 है, यहां से मैं इसको क्या दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं यानी टेम्परेचर दे रहा हूं। तो रॉड जाहिर सी बात है फैलेगा। तो मान लो उसका लीनियर कोफिशिएंट कितना है, अल्फा है। तो L बराबर, अब पहले तो लेंथ इनिशियल में L0 था, फैलने के बाद डेल्टा L होगा, तब जो ओरिजिनल लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, L बराबर L0 प्लस डेल्टा L। अब डेल्टा L कितना होगा, तो डेल्टा L बराबर होगा L0 अल्फा डेल्टा T। अब ये डेल्टा L की जगह ये वैल्यू रख के कॉमन लोगे तो L बराबर क्या आएगा, L0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये सब भूल भी जाओ लेकिन आप अल्फा की वैल्यू याद रखना, अल्फा बराबर होता है डेल्टा L अपॉन में L0 डेल्टा T। डेल्टा L जितना चेंज बोलेगा वो, L0 जितना इनिशियल में उसका लेंथ दिया रहेगा वो, और डेल्टा T कितना टेम्परेचर चेंज कर रहा है उसकी बात कर रहा है। तो अल्फा आपसे पूछ सकते हैं, अल्फा याद कर लेना। अब एरियल एक्सपेंशन को मैं बीटा से डिनोट करता हूँ। एरियल एक्सपेंशन का मतलब एरिया में एक्सपेंड होगा अगर मैं इसको हीट देता हूँ तो यहाँ पर मैंने हीट दिया तो शुरू के मान लो कि इसका इनिशियल एरिया A0 था, चेंज होने के बाद डेल्टा A आ रहा है, तो अब जो ओरिजिनल एरिया आएगा वो आएगा A0 प्लस डेल्टा A। तो A बराबर A0 डेल्टा A की वैल्यू A0 बीटा डेल्टा T रखोगे, कॉमन लोगे तो ये आएगा। यहाँ से बीटा बराबर क्या याद रखोगे, जैसे देखो अगर अल्फा याद है तो बीटा भी याद रहेगा। अल्फा में क्या आता है, डेल L बाई L0, तो बीटा में क्या आएगा, डेल A बाई A0। अब ये बीटा बराबर अल्फा Z प्लस अल्फा Y, ये केमिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग। और बीटा बराबर 2 अल्फा आइसोट्रोपिक के लिए होता है, ये नहीं भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करूं तो मान लो ये क्यूब है जिसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V0 है। अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं तो इसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ रहा है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V0 प्लस डेल्टा V। अब यहाँ पर डेल्टा V चेंज कितना होगा, V0 गामा डेल्टा T। V0 गामा डेल्टा T, डेल्टा V की जगह रखोगे, कॉमन लोगे तो V बराबर आएगा V0 1 प्लस गामा डेल्टा T। यहाँ से गामा की वैल्यू याद रखोगे डेल्टा V अपॉन में V0 डेल्टा T। सिर्फ एक याद रखोगे कि अल्फा बराबर डेल्टा L अपॉन में L0 है डेल्टा T, तो बीटा बराबर डेल्टा A अपॉन में A0 डेल्टा T, और गामा बराबर डेल्टा V अपॉन में V0 डेल्टा T। रिलेट करके याद कर लोगे। एक बार नीट में ये भी पूछ रखा है कि अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होगा, 1:2:3 होगा। और ये भी याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, अल्फा बराबर होता है बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3। तो ये दोनों रिलेशन आपको माइंड में रखना है। इसके बाद अल्फा क्या है, तो अल्फा था आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन,
बीटा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और गामा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, सबका यूनिट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा का यूनिट हो जाएगा 1 में डिग्री सेंटीग्रेड या 1 में केल्विन। जाहिर सी बात है ये भी मीटर कट गया, टी नीचे है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। इसके बाद आगे जाएंगे हम लोग, तो आगे है आपका वाट एवर द चेंज इन टेम्परेचर इफ द डिफरेंस इन द लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कुछ भी दे रहा है, अगर इसका चेंज जो है डेल्टा एल अगर आपका कांस्टेंट रहता है, जैसे इसमें भी चेंज डेल्टा एल आया और इसमें भी चेंज डेल्टा एल आया, इसका लेंथ L1 था और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, तो इस केस में क्या याद रखोगे, L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। कंडीशन क्या है कि दोनों में जो चेंज इन लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, डेल्टा एल बराबर है, तो डायरेक्ट लगाओगे L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। डायरेक्ट नीट का ही क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट बना के दे देगा, बोलेगा दोनों में चेंज लेंथ सेम है, 4 ऑप्शन बना देगा, L1 स्क्वायर अल्फा 1 बराबर L2 स्क्वायर अल्फा 2, L1 अल्फा स्क्वायर प्लस L2 अल्फा स्क्वायर, सी में ये देगा, तो जहां ये ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। इसके बाद अगर जाएं तो पेंडुलम क्लॉक एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब आप लोग जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ पे तो फर्क पड़ेगा, तो वही चीज दे रखा है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ रहा है, तो लेंथ बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो क्लॉक क्या होगा, रन स्लो करेगा, घड़ी क्या करेगा, धीरे चलेगा, तो वहां पर टाइम का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर दूसरी बात करूं, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लेंथ डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा, और उस केस में जैसे ही टाइम पीरियड डिक्रीज होता है घड़ी आपका क्या करेगा, फास्ट रन करेगा, और टाइम का इसमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, लॉस ऑफ टाइम इन एनी गिवन टाइम इंटरवल टी, डेल्टा टी बराबर हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहाँ एंगल नहीं है, ये आपका चेंज इन टेम्परेचर है, ये क्या है, डेल्टा थीटा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद टाइम लॉस्ट बाय क्लॉक इन ए डे, तो कुछ नहीं करना है, टाइम की जगह 24 घंटे में कितना सेकंड होता है वो निकाल के रख दिया है यहाँ पर, तो डेल्टा टी बराबर हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टी जानते हो, एक दिन का टाइम यहाँ पर रख दिया, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला रिलेशन अपने माइंड में रख सकते हो। पेंडुलम, ये एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन पेंडुलम क्लॉक का हो गया। अब आगे हम लोग आते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप पे। बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, मान लो 2 स्ट्रिप है, एक कॉपर रॉड है और दूसरा फेरस है। अब यहाँ पर कॉपर और फेरस कंडीशन दिया है यहाँ पर आपको कि कॉपर का लीनियर एक्सपेंशन फेरस से ज्यादा है, कॉपर का लीनियर एक्सपेंशन फेरस से ज्यादा है। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा एल, जाहिर सी बात है कॉपर का लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है तो कॉपर का चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा फेरस की अपेक्षा, तो स्ट्रिप विद द हायर वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी कन्वेक्स साइड, यानी ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो एक्सपेंड करने से इसका शेप जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कन्वेक्स जैसा बन जाएगा, यही चीज बता रहा है ये। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ कैविटी का मतलब है कि मान लो कि कोई भी शेप है, अगर उसमें कैविटी है और उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब आपसे कहेगा कि लेंथ क्या होगा, तो सब इंक्रीज, एरिया क्या होगा, इंक्रीज, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, जिस ऑप्शन में इंक्रीज होगा वही आंसर लगाओगे। एक्सपेंशन ऑफ कैविटी का मतलब यही बोल रहा है, एरिया ऑफ होल इंक्रीज, बॉडी एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एक्सपेंशन ऑफ एरिया ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होगा, ये अपने माइंड में रखोगे। एरर इन स्केल रीडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, तो रिजल्ट याद रखना है, अगर शुरू का टेम्परेचर थीटा डैश थीटा से ज्यादा हुआ तो ट्रू वैल्यू जो होगा स्केल का वो क्या होगा, ज्यादा होगा स्केल रीडिंग से। अगर टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा हो गया तो ट्रू वैल्यू स्केल के रीडिंग से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ट्रू वैल्यू बराबर स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, याद रखना है, डेल्टा थीटा का मतलब एंगल नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ये चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर समझो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, तो डेंसिटी बराबर आप लोग जानते हो, रो बराबर पिछली क्लास में ही पढ़ाया था, मास अपॉन में वॉल्यूम है, तो यहाँ पर डेंसिटी जाहिर सी बात है इनवर्सली रिलेशन रखेगा वॉल्यूम के साथ, तो आपको V डैश बराबर
V प्लस 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा याद रखना है। ये फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में याद रखना। डेल्टा, क्योंकि देखो अगर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डेंसिटी कम होगा, इसलिए माइनस का साइन आ गया है। तो डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो डैश बराबर रो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है डेंसिटी के टर्म में। अगर थर्मल स्ट्रेस इन ए रिजिड फिक्स्ड रॉड, मान लो कि ये फिक्स रॉड है और यहां पर ये फिक्स रॉड है ना। अब क्या करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस का मतलब गामा अल्फा डेल्टा थीटा, और थर्मल फोर्स की बात करेगा तो इसके एरिया से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो गामा ए अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। सबका मीनिंग आपको पता चलना चाहिए। वाई बराबर क्या है, यंग्स मॉडुलस, जो कि पिछले क्लास में पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज की बात कर रहा है, और ये एरिया ऑफ रॉड की बात कर रहा है। आप लोग देखते होगे ट्रेन के बीच में गैप खाली छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके रॉड के लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो उसके लिए जगह खाली छोड़ दिया जाता है दो ट्रेन के पटरियों के बीच में। ठीक है, तो इस यही रीजन है, याद रखना इसको। अब उसके बाद हीट की बात करें तो हीट को क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू यानी फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मान लो कि किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है। मान लो किसी को फीवर है, आप उसका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ोगे तो क्या होगा, लगेगा कि उसका बॉडी क्या है, हॉट है। तो ये हॉटनेस कैसे पता चला, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो हीट क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब यूनिट क्या होगा, यूनिट एनर्जी आ गया, हीट आ गया, तो इसका मतलब जूल एसआई यूनिट। और सीजीएस में क्या होगा, अर्ग। ये तो यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़े थे कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल। न्यूमेरिकल के लिए याद रखोगे, कैलोरी में देखे जूल में पूछेगा तो 4.2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बराबर क्या है, एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू है चेंज इन हीट, एम का मतलब मास, एस का मतलब है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी। ये भी थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला अल्फा डेल्टा थीटा, ये भी याद रखोगे। यहां से आपको पूछेगा कि किसी भी बॉडी का स्पेसिफिक हीट क्या होगा, तो स्पेसिफिक हीट यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। कहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइंड करो, तो डिफाइंड कैसे करेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू रेच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री। मतलब 1 ग्राम हीट रिक्वायर्ड टू रेच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यानी 1 ग्राम मास को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना हीट लग रहा है उसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इसका मतलब जूल, और मास का मतलब किलोग्राम, डेल्टा टी का मतलब केल्विन। तो जूल केजी पर केल्विन, इसका यूनिट भी याद रखोगे। अगर कैलोरी में होगा तो कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखोगे। अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मान लो कुछ बोला नहीं, ऐसे वाटर बोल देगा क्वेश्चन में कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना लेना है, लेकिन नहीं बोला तो आपको याद होना चाहिए कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 होता है, और आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2100 जूल केजी पर केल्विन होता है। ये दोनों डाटा आपको, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में वाटर और बर्फ ही देता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद लेटेंट हीट की बात करेंगे, तो लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का मतलब मान लो कि जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो पानी बॉयल कितने डिग्री पे होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो रहा है, लेकिन 50 आया होगा, 60 आया होगा, 70 आया होगा, वो टेम्परेचर कहाँ गया, तो उसी को बोला जाता है गुप्त उष्मा। तो लेटेंट हीट क्या कहता है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। यानी वाटर का लेटेंट हीट क्या होगा, 18 कैलोरी में होगा तो 80 कैलोरी, और यहाँ पर कैलोरी पर ग्राम में होगा। ये किसका है, स्टीम का। स्टीम का याद रखना है 540 कैलोरी पर ग्राम, और वाटर का याद रखना है 800 कैलोरी पर ग्राम। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है m इंटू एल। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है, m इंटू एल। ये ग्राफ अपने माइंड में रख सकते हो। मान लो आइस है 0 डिग्री सी पे, यहाँ पर जाके ये आइस बन गया। अब देखो यहाँ से जो टेम्परेचर लगेगा आइस टू वाटर के लिए लगेगा, फिर यहाँ से अगर हीट दे रहे हो 100 डिग्री सी पे क्या होगा, ये बॉयल करना शुरू हो जाएगा, तो वाटर क्या हो रहा है, स्टीम हो रहा है। ये ग्राफ रखना है माइंड में, तो रख सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेल्टा क्यू बराबर ml। अब वाटर इक्विवेलेंट में
कंडीशन देगा आपका कि द मास ऑफ वाटर दैट विल अब्जॉर्ब और लूज द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट एज ए गिवन सब्सटेंस फॉर ए सेम चेंज इन टेम्परेचर। मतलब चेंज इन टेम्परेचर आपको सेम दिया है तो उस केस में MW/SW बराबर MB/SB याद रखोगे। W का मतलब वाटर है, B का मतलब बॉडी है, तो मास इन वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बराबर मास ऑफ बॉडी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हीट सप्लाई एट कांस्टेंट रेट ग्राफ इक्वेशन दे रखा है, वही है जो आपका लेटेंट हीट, ये जो नहीं चेंज हो रहा है इसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। ये जो चेंज नहीं हो रहा है इसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। तो इसमें अगर Q/T याद रखना होगा तो याद रख सकते हो ms T1 अपॉन में T1 ये टाइम है, ये टेम्परेचर है, mL अपॉन में T2 माइनस T1 ये फॉर्मूला माइंड में आप रख सकते हो। इसके बाद कैलोरीमेट्री पर आते हैं। तो कैलोरीमेट्री जैसे मान लो कि हम लोग किसी लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल का यूज करते हैं, तो कैलोरीमेट्री भी क्या है, ए डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। मतलब हीट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, कैलोरीमेट्री बोलेंगे। तो मान लो कि ये कोल्ड बॉडी है जिसका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T1 है। ये आपका हॉट बॉडी है जिसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 है और टेम्परेचर T2 है। दोनों को मैंने क्या किया, मिला दिया, तो मिलाने से दोनों का मिक्सचर बन गया, इसको बोलेंगे टी मिक्स। तो टी मिक्स यानी याद रखना टी मिक्स की जो वैल्यू होगी टेम्परेचर कोल्ड से ज़्यादा होगी और टेम्परेचर हॉट से कम होगी, टेम्परेचर कोल्ड से ज़्यादा होगी और हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर कोल्ड होगा वो टू मिक्स से कम होगा और हॉट से क्या होगा, हॉट से आपका मतलब टी कोल्ड से ज्यादा होगा, हॉट से कम होगा, ये आपको याद रखना है। फाइनल इक्विलिब्रियम देखो वही चीज है, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है, हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी बराबर हीट गेन बाय द कॉलर बॉडी। मतलब हॉटर बॉडी जितना हीट ट्रांसफर करेगा कोल्डर बॉडी उतना हीट क्या करेगा, गेन करेगा। तो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के लिए टी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखना, M1S1 T1 प्लस M2S2 T3 कितना मिक्सचर दिया उस पर डिपेंड करता है, M3S3 T3 अपॉन में M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3 शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा MST अपॉन में सिग्मा MS याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आइस वाटर सिस्टम है, आइस वाटर सिस्टम इसको छोड़ भी सकते हो, कोई ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो हीट ट्रांसफर तीन प्रकार से किया जाता है। पहला है आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होगा, हीट कैसे फ्लो करेगा, तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। सबसे अच्छा एग्जांपल है, चाय बनाते हो, चाय बनाते समय केतली पकड़ोगे तो हीट ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे मान लो कि बॉडी वो गर्म है तो आपका हीट क्या होगा, ट्रांसफर होकर आपके हाथों तक आएगा और हाथ में गर्मी महसूस होगी। तो इसके लिए इसको मीडियम क्या है, रिक्वायरमेंट है, मीडियम के द्वारा आएगा, स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ पर dq अपॉन में dt का फॉर्मूला याद रखोगे, माइनस KA dq अपॉन में dx। अब यूनिट ऑफ K वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड और वाट मीटर केल्विन होता है। डेल्टा Q अपन में डेल्टा T क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, dq बाई dx क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे इसके पहले हम लोग उसमें पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, आपका विस्कोसिटी में, वहां पर भी ग्रेडियंट शब्द आया था। तो यहाँ पर dq अपन में dx क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। K डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर हीट ट्रांसफर की बात करें कंडक्शन में तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, dq बाई dt बराबर माइनस KA dq अपॉन में dx। ये सब वैल्यू दिया रहेगा, K भी दिया रहेगा, एरिया भी दिया रहेगा, dq बाई dx यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट भी दिया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अब यहाँ पर इसको रिलेट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है, रेजिस्टेंस R है। तो आप लोग कैसे निकालते थे, करंट की वैल्यू कैसे निकालते थे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस। तो वैसे ही हीट कैसे निकालेंगे, हीट कैसे निकालेंगे, हायर टेम्परेचर यानी T2 माइनस T1 अपॉन में RTH। RTH क्या है, RTH का मतलब है L अपॉन में KA। L का मतलब लेंथ, A का मतलब एरिया, K का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। तो मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके याद करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़े थे वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, हीट इंटू RTH। RTH वहां पर कैसे निकालते थे, याद करो, RTH बाय R बराबर निकालते थे L अपॉन में सिग्मा इंटू A। सिग्मा क्या था आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था। आप लोग ये तो जानते होंगे रो
इंटू एल बाई ए, यानी ये रजिस्टिविटी लेंथ अपॉन में एरिया, तो ये 1 अपॉन में रो को इसने क्या किया है, सिग्मा को लिख दिया है 1 अपॉन में रो करके, तो इसलिए सिग्मा नीचे लाया है ना। तो इसी प्रकार ये डेल्टा टी बराबर एच आर टी एच कैसे निकालेंगे वो समझा दिया, ठीक है। इसके बाद के इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसमें भी जैसे वहां भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तो यहाँ भी आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले खेलते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो कि K1 K2 K3 डॉट डॉट Kn है, लेंथ L1 L2 L3 है, तो जाहिर सी बात है ये सीरीज में है, तो सीरीज में के इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, सारे लेंथ को ऐड कर दोगे और L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3 कर दोगे। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे कंबाइन करेंगे, उस केस में के इक्विवेलेंट निकालोगे K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3, यहाँ पर K3 आ जाएगा, K3 A3 प्लस डॉट डॉट Kn An, नीचे एरिया से क्या करोगे, प्लस करके ऐड कर दोगे। इसके बाद अगर मान लो कि दो केस दिया हुआ है, तो दो केस देगा, तो दो केस में यहाँ पर क्या होगा, एक K1 है और दूसरा K2 है, लेंथ दोनों का मान लो कि इक्वल दे दिया कि दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, तो उस केस में स्पेशल केस बनेगा। सीरीज में के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ऐसे ही अगर पैरेलल में है, दोनों का एरिया बराबर है, तो के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल अपने माइंड में रख सकते हो। टेम्परेचर ऑफ इंटरमीडिएट जंक्शन दे रखा है, यानी टीजे, एक बार पूछ रखा था क्वेश्चन ये, तो इसलिए ध्यान से देखो, आसान है, बस ये फिगर माइंड में रखोगे, सारी वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, जंक्शन का टेम्परेचर आ जाएगा। तो जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर इसका T1 दिया रहेगा, T2 दिया रहेगा, T3 दिया रहेगा। आपको R1 निकालने आना चाहिए। R1 कैसे निकालते हैं, L1 अपॉन में K1 A1, R2 कैसे निकालेंगे, L2 अपॉन में K2 A2, R3 कैसे निकालेंगे, L3 अपॉन में K3 A3। ये सारी वैल्यू आपको दिया रहेगा, बस आपको ये निकाल के यहाँ पुट कर देना, जंक्शन का टेम्परेचर आ जाएगा। क्या निकालोगे, T1 अपॉन में R1 प्लस T2 अपॉन में R2 प्लस T3 अपॉन में R3 अपॉन में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। अब देखो नीट का कोई भरोसा नहीं है, वो क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा, तो जंक्शन टेम्परेचर से उठाएगा। तो बस एक क्वेश्चन करने के लिए आप इतना तो माइंड में रख ही सकते हो, ठीक है। अगर इसके बाद जाए तो उसके बाद आता है आपका कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है। तो मीडियम की रिक्वायरमेंट में जैसे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अकर्स नेचुरली और फोर्स, है ना। तो नेचुरल कन्वेक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जैसे आप लोग जानते हो कि रात के समय हवा जो आती है किधर से आता है, मतलब जो भी आपका आंधी तूफान आता है, समुद्र से हवा चलता है, और वो क्या होता है, हमेशा जो आपका हॉटर जो होता है वो क्या करेगा, जैसे मान लो कि कोई रेयर है और कोई डेंसर है, तो डेंसर से हवा किधर जाएगा, रेयर की तरफ फिल करने के लिए जाएगा, है ना। तो वही चीज कर रहा है, ये हो किसके लिए रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज ये कन्वेक्शन में, बस कन्वेक्शन में इतना याद रखना कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब रेडिएशन है, रेडिएशन इंपॉर्टेंट है, तो समझो एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांसमिटिव पावर क्या होता है। जैसे मान लो ये क्यूए बॉडी है, यहाँ से हीट आ रहा है, तो हीट आने के बाद ये बॉडी क्या करेगा, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा हीट, और कुछ भाग को क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कहेगा कि एब्जॉर्प्टिव पावर ए बताओ, तो ए का मतलब क्यूए अपॉन में क्यू, क्यू ए का मतलब क्या है, जो बॉडी के पास टेम्परेचर है, और क्यू का मतलब जो हीट इस पे आ रहा है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर ए कैसे याद रखोगे, क्यूए अपॉन में क्यू, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन में एनर्जी इंसिडेंट। ऐसे ही रिफ्लेक्टिव पावर की बात करें तो आर कैसे निकालोगे, क्यू आर अपॉन में क्यू, यानी एनर्जी रिफ्लेक्टेड, कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपॉन में क्यू, क्यू कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर ट्रांसमिटिव पावर की बात करेगा तो क्यूटी अपॉन में क्यू, कितना एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है और कितना एनर्जी इस पे इंसिडेंट हो रहा है। तो एक रिलेशन याद रखोगे कि क्यूए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टू किसके बराबर होगा, क्यू के, जाहिर सी बात है कि ये क्यू क्या है, मतलब ये क्यू आर कितना 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 रिफ्लेक्ट किया, कितना एब्जॉर्ब किया और कितना ट्रांसमिट किया, यही तो क्यू के बराबर आएगा। उसके बाद अगर क्यू ए बराबर क्यू आर प्लस क्यू टू बराबर क्यू है, तो मैंने क्या किया, सब बगल क्यू से डिवाइड कर दिया, तो क्यू अपॉन में क्यू अपॉन में क्यू अपॉन में क्यू, तो ये क्यू क्यू क्या हुआ, खत्म हो गया, तो यानी 1 आ जाएगा। तो क्यू ए बाई क्यू क्या था, देखो क्यू ए बाई क्यू आपका था ए, क्यू आर बाई क्यू क्या था आर, और क्यू टी बाई क्यू क्या था टी, यानी आपका ए प्लस आर प्लस टी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये भी पूछ रखा है, ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, थोड़ा सा आधा घंटा ध्यान से सुन लो, और जो चीज मैं बोलता हूं ना कि पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर उठा कर देखना,
कम से कम जो ये यहाँ पर घेर रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। बोल देगा कि a प्लस आर प्लस टी का सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 1 2 नन ऑफ दीज, तो याद रहेगा तभी तो बताओगे। नेक्स्ट है आपका, ये छोड़ सकते हो, इमिसिटिव क्या होता है, तो ई बराबर होता है एनर्जी रेडिएटेड बाय ए जनरल बॉडी अपॉन में एनर्जी रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या होता है, देखो जो ई की वैल्यू होता है यानी इमिसिटिव पावर की, इमिसिटिव की जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 कब होगा, द बॉडी रेडिएट नो एनर्जी, जब बॉडी आपका एनर्जी रेडिएट किया ही नहीं, तो उस केस में 0 हो जाएगा। और जब बॉडी सारे सबको रेडिएट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस केस में ई की वैल्यू 1 होगा। तो द बॉडी इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो जो ब्लैक बॉडी होता है वो क्या करता है, सारे रेडिएशन को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो याद रखना 0 कब होगा और 1 कब होगा, है ना। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ आएगा, ये तो इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ोगे लेकिन यहाँ पर दूसरा है। किरचॉफ्स लॉ क्या है, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्शन पावर इज सेम फॉर ऑल सरफेस एट द सेम टेम्परेचर एंड इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। यानी E1 बाई A1 बराबर E2 बाई A2 बराबर EB, ये होगा, है ना। E बाई ए, इसका मतलब ये कह रहा है कि E बाई ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा। तो गुड ऑब्जर्वर आर गुड इमीटर, ये याद कर सकते हो, है ना। गुड ऑब्जर्वर आर गुड इमीटर, मतलब जो जितना ऑब्जर्व करेगा वो उतना ज्यादा इमिट करेगा। इसके बाद आपका आता है स्टीफन्स लॉ, तो स्टीफन्स लॉ का स्टेटमेंट याद रखोगे। स्टीफन्स लॉ क्या होता है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 4 के, ये टेम्परेचर की पावर 4 याद रखना। तो यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की पावर 4, यानी डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T निकालेंगे तो सिग्मा A T की पावर 4 हो जाएगा। सिग्मा क्या है आपका, स्टीफन्स कांस्टेंट है, और डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा K है क्या है, रेडिएंट पावर है। वैल्यू ऑफ सिग्मा कितना होता है, 5.67 इंटू 10 की पावर -8, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है। सिग्मा का डायमेंशन भी पूछ रखा है, तो डायमेंशन इसका याद रख सकते हो, सिग्मा बराबर यानी स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन होगा m t की पावर -3 k की पावर -4, इतना याद रख सकते हो। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E बराबर E सिग्मा t की पावर 4 डेल्टा अपॉन में डेल्टा t बराबर E a सिग्मा t की पावर 4, ये आप E का मतलब क्या बता दिया था, इमिसिटिव बता दिया था। E बराबर सिग्मा t की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, टी नॉट क्या होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर होता है। तो ये स्टीफन्स लॉ में सब कुछ भूल जाना, लेकिन याद रखना कि टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इमिसिव पावर बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, यानी इमिसिव पावर हो जाएगा एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लास्ट टॉपिक है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बहुत बार 1-2 साल रिपीट करने के बाद इससे क्वेश्चन पूछते रहता है क्या, सुनो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा वो भी मैं समझा दूंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, तो रेट ऑफ कूलिंग जो होता है एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। तो इसमें क्या याद रखोगे, माइनस डी टी अपॉन में टी टी, डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो डी टी अपॉन में टी, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस के टी माइनस टी नॉट हो जाएगा। टी क्या है आपका, टेम्परेचर ऑफ बॉडी दिया रहेगा, टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टी आई क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और के क्या है आपका कूलिंग कांस्टेंट। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछता है, तो ये फॉर्मूला क्या है, टी आई माइनस टी एफ अपॉन में टी बराबर के टी आई प्लस टी एफ अपॉन में 2 माइनस टी नॉट। जो रिपीटर के बच्चे होंगे उनको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसा करवाया था, एक बार जाकर कॉपी पलट के देखना। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो क्वेश्चन दे देगा कि 50 डिग्री सी से 40 डिग्री सी तक आने में T1 टाइम लग रहा है, ये T1 की वैल्यू दिया रहेगा। 40 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तक आने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछ सकता है। तो अभी जनरल केस मान लो कि मैंने T2 लिया और 30 डिग्री सी से 20 डिग्री सी तक आने में T3 टाइम लग रहा है, तो आपसे पूछेगा कि इसमें किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जो देखो जो शुरू वाला होता है ना उसमें टाइम कम लगता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे उसमें टाइम बढ़ते जाता है। तो ये रिलेशन माइंड में रख सकते हो। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये ग्राफ भी याद रखना, टेम्परेचर जो होगा और टाइम के बीच का जो रिलेशन होगा उसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। टी नॉट क्या है आपका, इनिशियल टेम्परेचर। तो इतना ही था आपका इस चैप्टर में। अब इसके बाद हम लोग वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बाद वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, लेमडा टी बराबर बी, यानी
जब इसको सॉल्व करोगे लेमडा लेमडा एम क्या है आपका वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन इन मीटर, टी क्या है आपका टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन केल्विन, और बी क्या है आपका वाइन्स कांस्टेंट है। तो ये चीज आप याद रखना, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में लेमडा एम टी बराबर बी के बराबर होता है। करा है एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज द वेवलेंथ एट विच द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी ई इज मैक्सिमम सीड टुवर्ड लेफ्ट। ये ग्राफ आप माइंड में रखना, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का ये ग्राफ है, यानी यहाँ पर क्या है लेमडा है और यहाँ पर क्या है आपका वाई है, यानी ये रेडिएशन इंटेंसिटी है। तो इसमें ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ये चीज आपने माइंड में रखना। T1 अगर T2 से कम है तो लेमडा M1 क्या होगा, ज्यादा होगा लेमडा M2 से। इसके बाद वही चीज यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद सोलर कांस्टेंट है, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ये अगर मान लो पूछेगा तो एक बार मैं स्लाइड में दे दिया हूँ, आप पढ़ लेना। सोलर कांस्टेंट S, तो द सोलर रेडिएशन एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो लिखा है पढ़ लेना। और S बराबर फॉर्मूला लिखना सिग्मा टी की पावर 4 R स्क्वायर डी स्क्वायर, एक बार पढ़ लेना, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैं पीपीटी में ऐसा हर एक चीज ला रहा हूं जहां से पूछा नहीं है, पूछने की संभावना है, सब चीज मैं देते जा रहा हूं। तो अगर इसको छोड़ भी दोगे तो चलेगा, लेकिन नीट का कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो सोलर कांस्टेंट में अगर ये फॉर्मूला ही याद रखोगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना देगा कि जो सोलर कांस्टेंट S होता है वो टी मतलब टेम्परेचर के किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी स्क्वायर के होता है, टी के होता है, टी की पावर 4 के होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। रेडियस ऑफ सन कितना, रेडियस ऑफ सन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल